नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10वीं यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके हिंदी विषय के अंतर्गत जो गद्य खंड में दूसरा पाठ ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, की जो महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या और प्रश्नोत्तर हैं उनको लेकर मैं उपस्थित हूँ। इससे पूर्व वीडियो में मैंने जो प्रथम पाठ मित्रता, इसके लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कि मैंने उसके दो महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या, उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बताए थे। आज मैं इस वीडियो में आपको ममता पाठ के जो एक महत्वपूर्ण गद्यांश है उसकी व्याख्या और उसके जो प्रश्नोत्तर हैं उसमें बताने का प्रयास करूँगा। इसके पूर्व वीडियो मैंने बताया था कि किसी भी पाठ की व्याख्या या प्रश्नोत्तर अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको उस पाठ को पढ़ना जरूरी होता है। और मैंने विद्यार्थियों को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद करने के लिए और लिखने के लिए और ममता पाठ का अध्ययन करने के लिए मैंने कहा था। और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने ममता पाठ का अध्ययन किया होगा। अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज मैंने इस वीडियो में, जैसे कि मैंने पूर्व बताया था कि गद्य खंड से आपके 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर की जो गद्यांश है, इस गद्यांश से संबंधित जो 3 प्रश्न हैं, ये 3 प्रश्न आते हैं। 2-2 अंक के 6 अंक के हो गए और 3 अंक का आपका जीवन परिचय आता है। इस तरह से 9 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य खंड से। और गद्य साहित्य का इतिहास है जो 5 अंक का पूछा जाता है, जो प्रश्न संख्या 1 होता है। जब आपका बोर्ड पेपर होगा तो उनमें जो प्रश्न संख्या 1 होगा वह जो है गद्य साहित्य के इतिहास से ही 5 अंक के पूछे जाते हैं और आपके 9 अंक ये, ठीक है। इस प्रकार से 9, 5, 14 अंक जो है गद्य खंड से पूछे जाते हैं। तो आज मैंने ममता पाठ से ये, इसमें तो 5 गद्यांश हैं, इसमें से जो पहला वाला वो महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको पहले जो गद्यांश से कि जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। आइए पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। लिखा है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। प्रकोष्ठ बोलते हैं जो किले के मुख्य द्वार से सटा हुआ जो कमरा होता है उसे बोलते हैं प्रकोष्ठ। युवती ममता सोन के तीक्ष्ण प्रभाव को देख रही थी। यहाँ जो सोन है वो सोन नदी का नाम है। सोन नदी का नाम है जो किले के पश्चिम से सड़कर के जो नदी बह रही थी, बड़ी उफान पे थी। ममता विधवा थी, यानी उसके पति का देहांत हो गया था। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। इस प्रकार सोन नदी जो है अपने उफान पे थी, उसी प्रकार ममता भले ही विधवा थी लेकिन उसका यौवन जो है आज भी किले, वह जो है यौवनावस्था में ही विधवा हो गई। तो उनका यौवन आज भी जो है ममता का सोन नदी की तरह उफान पे था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। यानी उसके मन में बहुत सारे विचार उठ रहे थे और उसके मस्तक में, यानी उसके दिमाग में बहुत सारे विचार पनप रहे थे और जो उसके मन को क्षुब्ध कर रहे थे, यानी दुखी कर रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समस्त सुख सुविधाओं से संपन्न होने के बाद भी आज वो दुख को अनुभव कर रही थी, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी महिला अगर यौवनावस्था में विधवा हो जाती है तो वह बड़ा दुख का विषय होता है। साथ साथ वह समाज के दृष्टि में हे समझी जाती है। प्राचीन काल से लेकर के आपके आधुनिक काल तक, यानी 20वीं शताब्दी तक जो भी विधवा स्त्री रहती थी
उनको लोग तिरस्कार करते थे, उनको हीन भावना को देते थे। यही बातें ममता के साथ भी हो रही हैं। यानी इसमें लेखक यह बताना चाहता है कि आज भी हमारे समाज में जो विधवा स्त्रियां हैं उनको सम्मान के नज़र से नहीं देखा जाता है। आज भले ही हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन फिर भी समाज का कहीं न कहीं आज भी ऐसे वाक़या सुनने को मिलता है कि जो विधवा स्त्रियां होती हैं उन पर लोगों की कुदृष्टि हमेशा बनी रहती है, और साथ साथ जो इस समाज में जो सुहागिन स्त्रियां हैं जो उनको मान सम्मान मिलता है, उसके मुकाबले या उसके समकक्ष विधवा स्त्री को तवज्जो नहीं दिया जाता है। ये तो सत्य है। रजनीशंकर प्रसाद ने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है, और महिलाओं में जो विधवा स्त्री हैं उनकी तो अति शोचनीय स्थिति है। बड़ा ये विचारणीय प्रश्न है, और हम सबको भी चाहिए कि समाज में ये सब जो विसंगतियाँ हैं इन्हें दूर करने का प्रयास करें। के लिए विधवा होना ये तो विधाता के हाथ में है, अपने हाथ में है न नहीं है। उन्हें भी इज्जत और हक से जीने का अधिकार है। कहने वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। ये जो ममता थी ये दुर्गपति के मंत्री जो थे चूड़ामणि की पुत्री थी। इन्हें किसी प्रकार की सुख सुविधा कमी नहीं थी। जो सांसारिक वैभव विलास जो सुख थे वो सब चीज़ ममता को प्राप्त थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मन में उसका जो मन था वो शांत नहीं था। उसके मन में काफ़ी उथल पुथल थी, और उसका यौवन जो है सोन नदी की तरह उफान ले रहा था। यानी सुख सुविधाओं के बावजूद भी वह अपने को दुखी और खिन्न महसूस कर रही थी। कहने वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, यानी समस्त सुविधा होने के बावजूद भी उसका जीवन एक कांटों भरी सैया की तरह था। जिस प्रकार कोई मनुष्य जब कांटों से भरी सैया पर लेटता है तो हमेशा बेचैन रहता, उसका मन हमेशा बेचैन रहता है, वह सुख की अनुभूति बिल्कुल नहीं कर पाता। उसी प्रकार जो ममता थी वह जो है सुख सुविधा होने के बावजूद भी उसका मन हमेशा बेचैन रहता था, जैसे वह कांटों की सैया पर लेटी हो। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। इसमें साफ हो गया कि वह रोहतास दुर्गपति से जो मंत्री थे चूड़ामणि की अकेली दुहिता मतलब होता है पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना संभव था। जाहिर सी बात है, जो राजा का मंत्री होगा उसके पास पैसे कमी नहीं होगी, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रित प्राणी है। कह रहे हैं, कभी लेखक कह रहा है कि ममता जो विधवा थी, और विधवा हिंदू धर्म में या हिंदू परिवार में विधवा संसार के लिए सबसे तुच्छ प्राणी मानी जाती हैं, उसे निराश्रित माना जाता है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? जाहिर सी बात है, जिस स्त्री को हेय दृष्टि देखा जाए, जिसे कोई मान सम्मान न मिले, जिसका समय समय पर मजाक या उपहास किया जाए, वो बताइए कितने भी सुख सुविधा उसके घर में या उसके पिता ने क्यों न दी हो, लेकिन जब तक मानसिक रूप से आदमी शांत नहीं होता है तब तक वह सुख सुविधा रहने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं उठा पाता है। तो मन की शांति होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन सब खान, जब आवे संतोषन सब धन दूर समाने। इन्हें संतोष और शांति से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। अगर मनुष्य के अंदर संतोष की भावना आ जाए और उसके मन में मन शांत हो जाए तो उससे बड़ा कुछ नहीं। सांसारिक सुविधा जो है उसके लिए तुच्छ है। तो आइए हम जो है इसमें जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए, अब लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक पाठ का नाम लिखिए। तो जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो, उसी तरह लिख लेंगे आप लोग। लिखेंगे उत्तर नंबर 1। तो मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, के लिए प्रश्न में लिखा हुआ है। आप जो है जब भी कापी गद्य खंड की कापी में करेंगे
तो प्रश्न लिखेंगे और फिर उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न इसमें लिखा हुआ नहीं लिखना है, लिखा है उपयुक्त गद्यांश लेखक पाठ का नाम, ऐसे देखेंगे। गद्यांश का नाम, गद्यांश का नाम ममता, ममता पाठ लिया गया है ना इसीलिए, ठीक है। लेखक का नाम, लेखक का नाम जय शंकर प्रसाद, ठीक है। फिर आते हैं उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 2 में क्या कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये जो जिस शब्दों के नीचे, जिस पंक्तियों के नीचे अंडरलाइन की हुई है उसी को हमको व्याख्या लिखना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ डालेंगे व्याख्या हेडिंग, क्या डालेंगे, व्याख्या। इसमें संदर्भ नहीं लिखना है, संदर्भ तो आप लिख चुके हैं। संदर्भ में जो लिखा जाता है वो गद्यांश के पाठ का नाम, लेखक का नाम, तो आप ये प्रश्न पहला तो हो ही चुका है, इसलिए संदर्भ यहाँ नहीं लिखना, केवल व्याख्या डायरेक्ट लिखनी है। इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है वह है मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, तब उसकी विडंबना का अंत था। कहाँ अंत था, ठीक है। इसकी व्याख्या लिखते हैं। इसमें लिखेंगे ममता, परिचय देना पड़ेगा ना। ममता मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी, अकेली पुत्री थी, ठीक है। लेकिन वह विधवा स्त्री थी, विधवा विधवा को हिंदू समाज में सबसे तुच्छ, निराश्रय, प्राणी माना जाता है। सबसे तुच्छ निराश्रय मतलब कि निराश्रय मतलब जिसका कोई आश्रय ना हो, तुच्छ मतलब सबसे हीन या नीचा माना जाता है। आज ममता दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठ करके, प्रकोष्ठ में बैठ करके सोन नदी के उफान को देख रही थी। उसके मन में, उसके मन और मस्तिष्क में कई सारे विचार उठ रहे थे जो उसे दुखी कर रहे थे। दुखी कर रहे थे। वह यौनावस्था में ही
अवस्था में ही विधवा हो गई थी। जो उसकी विडंबना का प्रमुख इसके आगे स्पेस नहीं है, तो मैं इसे जो है हटा करके फिर आगे लिखने का प्रयास करता हूँ। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे देखिए, उसकी प्रमुख वजह थी वह हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधा से संपन्न है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वह मंत्री चूड़ामण की पुत्री थी, तो स्वाभाविक बात है कि पैसे कमी थी नहीं, तो पैसे ऐसे संबंधित कोई दुख उसे था नहीं। लेकिन विधवा जीवन की कठोर अभिशाप से उसका मन दुखी है। यानी अगर वो विधवा हो गई है तो उसमें उसका क्या दोष है। लेकिन कहते हैं कि ये एक अभिशाप हो गया है हिंदू समाज के लिए कि कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसे जो है समाज में जो है तिरस्कार, अपमान, अविज्ञा, बहुत सारे तिरस्कार की भावना से उसे सहन करना पड़ता है। तो लेखक कहना चाहता है कि इसमें ममता का दोष क्या है। ऐसे लगता है कि किसी स्त्री का विधवा हो जाना उसके जीवन का अभिशाप बन जाता है। संपन्न है लेकिन विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन दुखी है। विलासिता का सुख भी उसको कांटों की दुख भरी सैया की तरह प्रतीत हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार ममता का जीवन भी समस्त सुख सुविधा के होने के बावजूद भी उसका जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि घर में कितनी भी सुख सुविधा, धन दौलत, घर में कितने भी गजा पड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर मन जो है शांत नहीं है, अगर आप मानसिक रूप से शांत नहीं हैं, तो ये सब व्यर्थ है। मन की शांति परम शांति होती है। तो मन अगर शांत रहेगा तो आपका भविष्य उज्जवल होता है और आपके अंदर कुछ करने और बनने की एक ललक होती है। अगर मन विक्षिप्त है, मन चंचल है, मन में बहुत सारे विचार उठ रहे हैं, आपके मस्तक में आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, आप एक चीज़ पर या एक बिंदु पर या एक विचारधारा पर या एक लक्ष्य पर आप स्थिर नहीं हो रहे हैं, अडिग नहीं हो रहे हैं, तो ये तय है कि आप जीवन की जो मुसीबतें हैं, जो मुश्किलें हैं या जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये गद्यांश की व्याख्या मैंने आपको बताई, आप इसे कापी में नोट कर लेंगे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन युवती किस दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी थी। जैसे मैंने कहा था, अगर आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो प्रश्न का उत्तर अपने आप आ जाता है। जैसे पूछ रहा है कौन युवती, किस युवती की बात हो रही है, ममता। किसकी? ममता। फिर एक किस दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी थी, तो ऊपर आइए दिखा है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में। ठीक है, किसके? कौन युवती? ममता। किस दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी थी? रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में। ऊपर ही लिया, जब इसकी गद्यांश शुरुआत हो रही है इसका उत्तर वहीं पर है। क्लियर? मैं फिर बता दूं। तीसरा, कौन युवती किस दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी थी, इसका उत्तर होगा ममता युवती रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी थी। ठीक, इस तरह से मैंने आपको इस गद्यांश से संबंधित जो 3 प्रश्न हैं उनको बताया, लिखाया और आप जो इसे कापी में नोट कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि
प्रश्नोत्तर नहीं आता है, जो प्रश्नोत्तर आता है वो गद्यांश संबंधित आता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 2 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक, ये आपको नहीं करना है, ये परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में नहीं आते हैं, इसको ध्यान रखिए। फिर है प्रश्न संख्या 8, और 8 का क खंड और ख खंड का है निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह का समास का नाम लिखिए, और ख है निम्नलिखित शब्दों के संविच्छेद कीजिए। ठीक है, ये दोनों का आपको करना है। किसमें? जो मैंने आपको बताया था संस्कृत व्याकरण कापी एक बनाए होंगे, इन दोनों प्रश्नों को आप वहाँ पर करेंगे। ऊपर कापी में ऊपर लिख देंगे पाठ 2 ममता जयशंकर प्रसाद, और ऊपर लिख देंगे प्रश्न संख्या 8 क और ख। इसमें समास के बारे में लिखना है, संधि, समास और संधि मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। अगर बच्चे समास और संधि नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, तो हाँ मैंने आपको समास के भेद और हर समास के उदाहरण द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। और जो संधि है, संधि को भी मैंने वहाँ पर समझाया है, तो आप वहाँ समझिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और ये समास और संधि एक बार पुनः वहाँ पढ़िए, और पुनः पढ़ने के बाद इसे फिर आप हल कीजिए। अगर फिर कोई समस्या होती है तो आप मुझे बताइए, लेकिन बिना पढ़े नहीं। पहले आप चीज़ों को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब जाके इसको हल करेंगे। कोई समस्या होती है तो हम हैं, लेकिन बिना पढ़े मत पूछिए। पढ़ के लिखिए, फिर समझिए, नहीं आ रहा तब पूछिए। बिना पढ़े बिना समझे आप पूछेंगे तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप कह रहा हूँ कि जो 8वां क और ख ये भी कापी में करना है, वो संस्कृत व्याकरण कापी मैंने आपको बनवाया होगा, उसमें इसका उत्तर लिखेंगे। पहले आप समास और संधि को विधिवत रूप से पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? मेरा जो है साहित्य संसार यूट्यूब चैनल, वहाँ पे जाएंगे, समास सर्च करेंगे और संधि, वहाँ पूरा जो आपको क्लियर हो जाएगा। समास किसे कहते हैं, समास के जो भेद हैं मैंने आपको बताया था, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। फिर तत्पुरुष समास के 2 भी बताए थे, दिग् समास और कर्मधारय समास। संधि मैंने आपको बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सब मैंने आपको बारीकी से वहाँ पर पढ़ाया है। आप वहाँ पर जाइए, पहले संधि समझिए, समास समझिए, और फिर इसका उत्तर कापी में लिखिए। इसलिए जब भी विद्यालय खुलेगा तो ये सब जो कार्य आपको दिया जा रहा है, इसकी चेकिंग होगी। आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने जो और भी आपके पड़ोस में या आपके जो भी साथी मित्र हों जो दूसरे विद्यालय में पढ़ते हों, अगर वो आपके परिचित में हों तो भी ये वीडियो उनसे शेयर कीजिए और उन्हें बताइए, जिससे वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हों और उनका भी भविष्य उज्जवल हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के पास पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और मैंने जो चीज़ें बताई हैं इसे सब कापी में नोट करना है, और मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।